bailando muy suave. Me miras, me tocas, te encanta de hacerme así. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं, जिसका टाइटल है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से काफ़ी डिटेल से बात की, इनके यूज़र्स को हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया और हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमको भी काफ़ी डिटेल से देखा। आज हम ये देखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को बाकायदा बुक्स ऑफ द अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। दोस्तों, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग आपको वर्ड आपने पहली मरतबा सुना होगा। बुक कीपिंग जो है इसकी दो टाइप्स हैं, एक सिंगल एंट्री है, एक डबल एंट्री है। सिंगल एंट्री में बेसिकली आप जो लिखते हैं इंफॉर्मेशन, उसमें वो यही चीज़ इंडिकेट करती है कि कैश कितना रिसीव हुआ, कितना पे हुआ, यानी कि जो कैश पे हो चुका है और रिसीव हो चुका है वो कितना कितना है। अब उस पर यह नहीं लिखा होता कि हमने ये किससे रिसीव किया है, किसको पे किया है हमने, बस इतना लिखा होगा इतनी अमाउंट हमने रिसीव की, इतनी पे की है। वो है सिंगल एंट्री बुक। दूसरी जानिब है हमारे पास डबल एंट्री बुक। डबल एंट्री बुक में भी आप यही लिखते हैं कि कहाँ से कैश कितना रिसीव हुआ, कितना पे हुआ, बट और इसके साथ साथ जो इजाफी चीज़ है वो ये है कि कितना रिसीव होना है, कितना हमने पे करना है। ये चार चीज़ें हैं, दो चीज़ें एडिशनल हैं, यानी कि उसमें था कि कितना रिसीव हुआ और कितना पे हुआ, इसमें है कितना रिसीव होना है, कितना अभी पे होना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इसलिए इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहा जाता है। सिंगल एंट्री पुराने ज़मानों में यूज़ की जाती थी, जब से उधार खाता शुरू हुआ, जब से उधार वाला सिस्टम आप कह लें शुरू हुआ, तब से डबल एंट्री बुक कीपिंग भी आने लग गई है। आजकल ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज़ में, बिज़नेस में, पार्टनरशिप में डबल एंट्री बुक कीपिंग को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर 2 रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तरफ। हमारा पहला आर्टिकल है सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 1 में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कुछ सोर्सेज पढ़े थे, अगर आपको याद हो, जिनमें से हमारे पास नंबर 1 पे था ट्रांजैक्शन, नंबर 2 पे था इवेंट्स, नंबर 3 पे क्या था हमारे पास, कंडीशंस। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको अपने जैसे चैप्टर नंबर 1 के लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 2 में हम ट्रांजैक्शन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सोर्सेज को दोबारा मेंशन करने का यही मकसद है कि वो आपको रिमाइंड करवा सकें कि जो ट्रांजैक्शन जिसको हम काफ़ी डिटेल के साथ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, या आप कह लें कि ये चैप्टर है ट्रांजैक्शन के ऊपर है सारा का सारा। ये इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन का मतलब है एक लेन देन। ठीक है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सोशल भी होती है, वो आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी होती है। सोशल ट्रांजैक्शन आपकी होती है जिसमें आप अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों अकारिब को गिफ्ट्स देते हैं। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन तो है, बट क्या कौन सी है, सोशल ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जिसमें आप बाकायदा आपका कैश इन्वॉल्व होता है, जैसा कि दुकानदार से कुछ सामान लेना, ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरीज लेकर आना, बेकरी स्टोर से बेकरी की चीज़ें लेके आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेकर आप उनके अगेंस्ट कैश पे कर देते हैं, वो आपकी क्या, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों, आई एम सॉरी, मुझे याद आया, चैप्टर नंबर 1 के लास्ट पर एक एक्सरसाइज है जो मैंने आपको नहीं करवाई, और दोस्तों वो मैं आपको करवाऊंगा भी नहीं, बिकॉज़ वो आपकी बिल्कुल अकॉर्डिंग है चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग है। वो आप वो एक्सरसाइज खुद कीजिए, कोशिश कीजिए, सोचिए। अगर आपको नहीं आ रही तो आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए उसको। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में नहीं, ईमेल पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम ट्रांजैक्शन की। तो ये तो थी आपकी ट्रांजैक्शन के, आपकी मॉनेटरी होती है, एक सोशल होती है, लेकिन हम जो इसमें अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं वो होती है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, और इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 कैश, नंबर 2 क्रेडिट। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, फ़ौरन उस चीज़ के बदले में पैसे अदा कर देते हैं, ठीक है, बिल की अदायगी फ़ौरन कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वहाँ पर आप चीज़ ख़रीदते हैं, लेकिन जो पेमेंट है वो आप कमिटमेंट कर लेते हैं दुकानदार से कि हम जनाब 1 माह बाद या 20 दिन बाद आपको पेमेंट दे देंगे, जिसको आप उधार सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो मैं आपको यहाँ पर आपका जो हैंड आउट का स्टेटमेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। पेमेंट मेड एट सेम टाइम एज ट्रांजैक्शन अकर, ये स्टेटमेंट है कैश ट्रांजैक्शन की, ठीक है। आपकी बुक में एक डायग्राम सी दी होगी, एक साइकिल दिया होगा ट्रांजैक्शन का जो कि कैश ट्रांजैक्शन का है। सबसे पहले आपके पास ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव सप्लायर्स, ठीक है। देन वी हैव गुड्स सोल्ड, जो चीज़ें बिक चुकी हैं। नेक्स्ट कस्टमर्स, एंड इन द लास्ट पेमेंट। ये सारा ये जो 4 के 4 इन्होंने यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हैं, ये कनेक्टेड हैं। कैसे? सप्लायर आपकी जो गुड्स हैं वो सेल कर देता है, किनको सेल करता है? कस्टमर को। कस्टमर क्या करता है? पेमेंट कर देता है एट अ टाइम, एट द सेम टाइम, किसको? सप्लायर को। ये साइकिल क्या है? एक कैश ट्रांजैक्शन का साइकिल है। दूसरी जानिब मैं आ जाता हूँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तरफ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी यही है कि पेमेंट को फ्यूचर डेट पे डिले कर दिया जाता है, ठीक है। किसी भी फ्यूचर डेट पे जनाब हम 20 दिन बाद पैसे दे देंगे, 10 दिन बाद पैसे दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक साइकिल दिया गया है जिसमें आपके पास है सप्लायर, गुड्स सोल्ड, कस्टमर, और लास्ट पे आपके पास एक एलिमेंट है कमिटमेंट टू पे इन फ्यूचर। यानी कि आपने अपने जो कस्टमर हैं उन्होंने सप्लायर से कमिटमेंट कर ली कि हम फ्यूचर में पे कर देंगे। तो बेसिकली दोनों ट्रांजैक्शन में इतना ही फ़र्क है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ क्रेडिट को मज़ीद क्लियर करने के लिए। आपके पास आते हैं, सबसे पहले मैं एक कस्टमर के तौर पे किसी मोबाइल शॉप पर जाता हूँ, वहाँ से अपना जो पसंदीदा मोबाइल फ़ोन है वो ख़रीद कर मैंने अपने पॉकेट से पैसे निकाले और उस सप्लायर को या उस शॉपकीपर को मैंने वो पेमेंट दे दी। तो ये तो थी कैश ट्रांजैक्शन। अगर अब आप यही सीन दोबारा इमेजिन करें और बीच में आप एक चेंज ये लेकर आएँ कि अब वो जो दुकानदार है वो मेरा एक जानने वाला है, दोस्त है कह लें आप, या आप रिलेटिव कह लें। मैं अपना उस दुकान में जाता हूँ, मोबाइल फ़ोन देखता हूँ, मुझे जो पसंद आता है मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जनाब मेरी अभी कुछ मजबूरी है, मैं आपको अभी नहीं पे कर सकता, मैं आपको इसकी पेमेंट 10 दिन बाद दे दूँगा या 12 दिन बाद आपको इसकी पेमेंट दे दूँगा, ठीक है। तो ये जो मैंने कमिटमेंट की उसके साथ, ये कमिटमेंट चेंज कर देती है कैश ट्रांजैक्शन को किसमें? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो ये तो थी आपकी ट्रांजैक्शन की जो टाइप्स हैं वो। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल आइडेंटिफाइंग क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स और डेब्टर्स क्या होते हैं? मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में एक छोटा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। वो ये था कि डेबिटर्स वो होते हैं जिन्होंने पैसे हमें देने होते हैं या जो उधार लेकर गए होते हैं, ठीक है। यानी कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए जो हैं वो मिस्टर बी को 5,000 रुपये दे देते हैं उधार पर, ठीक है। अब ये मिस्टर बी कौन हुआ? ये हुआ डेबिटर, ठीक है, क्योंकि मिस्टर बी ने पैसे लिए हैं उधार पर, अब इन्होंने पैसे इनको वापस करने हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? डेबिटर। जबकि मिस्टर ए क्या हुए? क्रेडिटर।
यानी कि इन्होंने पैसे इसको दिए हैं उधार पर, ठीक है। तो उधार पर पैसे देने वाला क्रेडिटर, उधार पर पैसे लेने वाला क्या होता है, डेबिटर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी बुक की जो स्टेटमेंट है वो रीड करता हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 है ईच कैश ट्रांजैक्शन, वर्ड्स पर गौर कीजिएगा, बहुत स्लाइड डिफरेंस है दोनों में। ईच कैश ट्रांजैक्शन कॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, कि आपकी जो भी कैश ट्रांजैक्शन है या तो वो आपके पास जो कैश है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ और अपना सामान ले लिया जो मैंने लेना था और अब कैश में पेमेंट भी कर दी, तो अब कैश डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। मेरी तरफ से कैश डिक्रीज हो रहा है, दुकानदार की तरफ कैश इंक्रीज हो रहा है। सपोज करें 5000 का सामान था, मेरी तरफ से 5000 क्या हुआ, उनकी तरफ गया, मेरी तरफ से कम हुआ, उनकी तरफ बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज आया वो क्या हुआ, कैश ट्रांजैक्शन की तरफ से। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है ईच क्रेडिट ट्रांजैक्शन आइदर क्रिएट्स अकाउंट, हर क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक ना एक अकाउंट बनाती है। कैसा अकाउंट, या तो वो अकाउंट रिसीवेबल होगा या पेएबल होगा। अब आप देखेंगे जहाँ पे रिसीवेबल है वहाँ पे लिखा होगा आल्सो नाउन एज डेब्टर, ठीक है, जिनको आप डेब्टर भी कहते हैं। पेएबल्स आल्सो नाउन एज क्रेडिटर्स, कि जो पेएबल्स होते हैं आपके उनको क्रेडिटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको थोड़ी वजाहत कर देता हूँ कि रिसीवेबल मतलब जिनसे हमने रिसीव करना है, और जाहिर सी बात है उन्हीं से रिसीव करना जो उधार लेकर गए हैं। तो अगर और जैसे मैंने आपको बताया डेबिटर के हवाले से कि उधार लेकर जाने वाला कौन है, डेबिटर, उधार देने वाला कौन है, क्रेडिटर, ठीक है। पेएबल क्रेडिटर्स, यानी कि जिनको हमने पे करने हैं, वो लोग जिनको हमने पे करने हैं पेएबल, वो क्या हुए, क्रेडिटर्स हुए, ठीक है। तो ये था दोनों में मेन डिफरेंस। जहाँ पे आपको अकाउंट्स देखने को मिलेंगे वहाँ पर आपको डेबिटर्स और क्रेडिटर्स की जगह रिसीवेबल और पेएबल ये दो वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, या रिसीवेबल और पेएबल लिखा होगा या क्रेडिटर और डेबिटर लिखा होगा, ठीक है। इन दोनों में से दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आएंगी, तो आपने परेशान नहीं होना, मतलब इनका सेम है। जैसे मैंने आपको बताया था इनकम, रेवेन्यू, सेल्स, ये 3 वर्ड हैं, इनका मतलब सेम ही है, आपकी आमदनी, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर, 2 वर्ड्स हैं, एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर, ये दो भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंडिचर का मतलब भी अखराजात हैं, एक्सपेंसेस का मतलब भी अखराजात हैं, ठीक है। तो कहीं पे वर्ड एक्सपेंडिचर यूज़ होगा, कहीं पे वर्ड एक्सपेंसेस यूज़ होगा, तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना। बिल्कुल सेम इज़ अ केस यहाँ पे डेबिटर जो है उसमें कहीं पे डेबिटर लिखा होगा, कहीं पे रिसीवेबल लिखा होगा, कहीं पे क्रेडिट लिखा होगा, कहीं पे पेएबल लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो डेबिटर और क्रेडिटर है ये आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा सा डिस्कस किया था। और डेबिटर क्या आते हैं, हमारे एसेट होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। ये जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं ना, ये भी बिजनेस की प्रॉपर्टी होते हैं वो लोग, कि इनसे हमें जो पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं कि आज के इस लेक्चर में आपको आसानी लगी होगी, बिकॉज़ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। एक ही ऐसा टॉपिक है जिस पर हमने फोकस करना है, वो है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन की टाइप्स हमने पढ़ी, हमने इसमें ट्रीटमेंट भी देखा। आगे चल के हम इसमें अकाउंट्स बनाएंगे, वहाँ पर मैं आपको बाकायदा अकाउंट बनाकर और उसकी वजाहत करके आपको बताऊँगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लें, या फिर आप ईमेल लिंक पर पूछ लें मुझसे, ईमेल एड्रेस पर। बाकी जहाँ तक बात है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज की, तो वो काइंडली खुद कीजिए। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।